नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये पार्ट सेकंड होगा। इन कैंटरबरी टेल्स डैश अपीयर्स टू बी ऑलवेज बिजी एंड मेक्स ए शो ऑफ हिज नॉलेज। इसमें से कौन सा ऐसा करेक्टर है जो कि अपने नॉलेज को मतलब शो ऑफ करने की हमेशा जो है करने में बिजी होता है? तो ये होगा मैन ऑफ लॉ। इन कैंटरबरी टेल्स मैन ऑफ लॉ अपीयर्स टू बी ऑलवेज बिजी एंड मेक्स ए शो ऑफ हिज नॉलेज। ये हमेशा खुद को बिजी दिखाने की कोशिश करता है और अपने नॉलेज का अपने ज्ञान का ये शो ऑफ करता रहता है। The Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer is a collection of 24 stories published in century 1400। और ये जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट उसमें वीडियो में कि जो कैंटरबरी टेल्स है इसमें कितनी है जिसे जोफ्री चौसर ने लिखा है इज ए कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज। कितनी स्टोरीज हैं? 24 स्टोरीज हैं जो कि पब्लिश हुई थी 1400 में। और अगर पूछा जाए कि इसमें पिलग्रिम्स कितने थे तो पिलग्रिम्स थे 29 बट स्टोरीज जो है इसमें 24 है। द मैन ऑफ लॉ इज़ अ वेरी बिजी मैन बट ही टेक्स केयर टू अपीयर इवन बिजियर दैन ही एक्चुअली इज। और जिसमें जो है मैन ऑफ लॉ है ना ये बहुत बिजी इंसान है बट ही टेक्स केयर टू अपीयर इवन बिजियर दैन ही एक्चुअली इज। लेकिन जितना बिजी होता भी नहीं है ना उतना बिजी खुद को दिखाने की कोशिश करता है। द ऑथर ऑफ ले मोर्टे डी आर्थर इज, इसे किसने लिखा है? तो थॉमस मलोरी ने लिखा है। ले मोर्टे डी आर्थर ओरिजिनली स्पेल्ड ले मोर्टे डी आर्थर, मिडिल फ्रेंच फॉर द डेथ ऑफ आर्थर। ये एक मिडिल फ्रेंच है और जो कि है जिसका अगर हम कहें हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा द डेथ ऑफ आर्थर। ये समटाइम्स पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द ले मोर्टे डी आर्थर। तो ये होगा द डेथ ऑफ आर्थर is a reworking by Sir Thomas Malory of existing tales about the legendary King Arthur। और ये है रीवर्किंग बाई सर थॉमस मलोरी ये ऑफ एग्जिस्टिंग टेल्स। ये जो कुछ टेल्स थी उन्हीं में जो है इसमें मतलब ये जो किंग आर्थर थे ना ये कह सकते हैं बहुत बहादुर थे। तो इन्हीं के बारे में जितनी कहानियाँ थी ना उन्हीं में से एक कहानी ये भी थी। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1485 बाय विलियम कैक्सटन एंड इज टुडे वन ऑफ द बेस्ट नोन वर्क्स ऑफ आर्थरियन लिटरेचर इन इंग्लिश। और ये जो है ना इट वाज फर्स्ट पब्लिश, सबसे पहले ये कब पब्लिश हुई थी? तो 1485 में हुई थी। किसने किया था? तो विलियम कैक्सटन ने किया था। अच्छा आपको याद होगा ना कि प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में सर्वप्रथम कब आया था और कौन लेकर आया था? तो वो 1474 में आया था। और किसने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को? तो विलियम कैक्सटन थे। और हाँ तो इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1485 बाई विलियम कैक्सटन एंड इज़ टुडे वन ऑफ द बेस्ट नोन वर्क्स ऑफ आर्थरियन लिटरेचर। अगर आर्थरियन लिटरेचर की बात करें तो उनमें से अच्छी किताबों में से एक ये भी है। क्या? द डेथ ऑफ आर्थर, या फिर जिसे आप कह सकते हो ले मोर्टे डी आर्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द मैन हु ब्रॉट प्रिंटिंग टू इंग्लैंड इज विलियम कैक्सटन। ऑब्वियस है, पता है आपको। द विलियम कैक्सटन 1422 टू 1491 मतलब ये इनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दोनों दिया हुआ है। इनका जन्म हुआ था 1422 में और इनकी डेथ हुई थी 1491 में। वॉज एन इंग्लिश मर्चेंट डिप्लोमेट एंड राइटर। और ये क्या क्या थे? तो ये मर्चेंट थे, व्यापारी थे, डिप्लोमेट थे और राइटर थे। ही इज थॉट टू बी द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस ए प्रिंटिंग प्रेस एट वेस्टमिनिस्टर इंग्लैंड इन 1476। आई थिंक मैंने अभी बोल दिया था कि इन्होंने कब इंट्रोड्यूस किया था प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में। आई थिंक मैंने गलती से बोल दिया था 1474 में, बट ये 76 है, रिमेंबर इट। ही इज़ थॉट टू बी द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस ए प्रिंटिंग प्रेस एट वेस्टमिनिस्टर इंग्लैंड इन 1476। और इन्होंने इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को जो इंट्रोड्यूस किया था वेस्टमिनिस्टर में। और वेस्टमिनिस्टर जो है ये इंग्लैंड में है। 1476 में किया था। कैक्सटन ट्रांसलेटेड 24 बुक्स। और कैक्सटन ने ये राइटर भी थे ना तो इन्होंने ट्रांसलेट किया था 24 बुक्स को। ही सेट अप ए प्रेस इन ब्रूज अबाउट 1474 and require the first book printed in English. He set up a press in Bruges.
अबाउट 1474 और ब्रिज में इन्होंने लगभग जो है ये 1474 में प्रेस को सेटअप किया था और वहाँ पर जो है एंड द रिक्वेल नामक जो बुक है द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश, और ऐसा माना जाता है कि ये जो इंग्लिश में फर्स्ट बुक जो पब्लिश हुई थी वो यही थी और रिक्वेल थी। एज पर ट्रेवलियन इन इंग्लैंड As per Trevelyan in Das England, we see for the first time the modern mingling with the medieval. ये होगा चौसर्स। तो एज पर ट्रेवलियन इन चौसर्स इंग्लैंड, चौसर के इंग्लैंड में मतलब वह टाइम पीरियड जब चौसर थे इंग्लैंड में। वी सी फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले हम देखते हैं द मॉडर्न मिंगलिंग विद द मेडिवल। The age of Chaucer is a fast significant period in the literary history of England. Literary history अगर हम बात करें साहित्यिक जो इतिहास है इंग्लैंड का, तो इसमें हम चौसर को देखेंगे। चौसर का जो एज था ये बहुत महत्वपूर्ण पीरियड था। इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ ए न्यू एरा। इससे क्या हुआ कि न्यू एरा हम मान सकते हैं कि बिगनिंग हुई थी, आरंभ हुआ था। एंड न्यू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और नई लैंग्वेज और लिटरेचर भी आई। जैसा कि हम कहते हैं कि इससे पहले क्या था, फ्रेंच और लैटिन को बहुत ज़्यादा लोग मानते थे, बट चौसर ने जो है लिखना शुरू किया था इंग्लिश में। इन्होंने लैटिन और कौन सी लैंग्वेज थी दूसरी, लैटिन और फ्रेंच को इन्होंने प्राथमिकता नहीं दी थी, इंग्लिश को दी थी। तो हम इसलिए ये कहा गया इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ ए न्यू एरा एंड न्यू लैंग्वेज एंड लिटरेचर। It initiated a noticeable departure from medievalism and the rebirth of an and the birth of an era of rational इंक्वायरी एंड क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग। और इसके साथ ही साथ क्या हुआ था, चीज़ें जब बदली फ्रॉम मेडिवल और चेंजेस जो हुई एंड द बर्थ ऑफ एन एरा, एक नए एरा का जन्म हुआ ऑफ। और कैसा एरा था, एरा ऑफ रेशनल इंक्वायरी, तार्किक हम कह सकते हैं कि जिसमें तर्क को प्रमुखता दी गई थी। एंड क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, और आलोचनात्मक समझ को हम कह सकते हैं। जो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी मतलब तर्क के आधार पर कोई चीज़ें अगर सही है तो सही है, नहीं तो हम उसे नहीं फॉलो करेंगे, इसकी बात हो रही है। इसका आरंभ हुआ था। चौसर वॉज बॉर्न इन ए टर्बुलेंट पीरियड ऑफ सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल चेंज, और इनका जो जन्म हुआ था वो उस टाइम क्या था कि एक वो कह सकते हैं टर्बुलेंट पीरियड था जिसमें परिवर्तन क्या हुआ था, जो चेंजेस हो रहे थे, सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल चेंज, इन सारे इनमें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन हो रहा था। द चेंज फ्रॉम द मेडिवल टू द मॉडर्न इज स्लो, और जो चेंज था मतलब मेडिवल से, मध्यकाल से लेकर जो आधुनिक काल में जो परिवर्तन था ना, इसमें ये बहुत, इसकी स्पीड जो थी ना बहुत स्लो थी। जॉर्ज मैकॉले ट्रेवलियन रिमार्क, in Chaucer's England, we see for the first time the modern mingling with the medieval, and in England herself beginning to emerge as a distinct nation, no longer a mere overseas extension of Franco-Latin Europe। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था ना कि किसने मार्क किया था, तो यहाँ जॉर्ज मैकाले ट्रेवलियन रिमार्क, जॉर्ज मैकाले ट्रेवलियन रिमार्क इन्होंने मार्क किया था, मतलब रिमार्क किया था। इन चौसर्स इंग्लैंड वी सी फॉर द फर्स्ट टाइम द मॉडर्न मिंगलिंग विद द मेडिवल। अच्छा, इसमें जो है अभी तो इसमें डैश करके पूछ लिया गया कि किसके एज में, तो ये था चौसर के एज में, बट यही सीधी सीधी लाइन आ सकती है। इन चौसर्स इंग्लैंड वी सी फॉर द फर्स्ट टाइम द मॉडर्न मिंगलिंग विद द मेडिवल, हु सेड दिस। तो ये किसने कहा था, तो ये मैकाले ट्रेवलियन रिमार्क, मतलब हम एक ही चीज़ को दो तरीके से, किसने कहा था, तो मैकाले ट्रेवलियन ने कहा था। किसके टाइम में कहा था, तो चौसर के टाइम को कहा था। इन इंग्लैंड, इन चौसर्स इंग्लैंड BC for the first time the modern mingling with the medieval and England herself beginning to emerge, और ये इंग्लैंड ने खुद से क्या हुआ था, स्वयं से ये एक इमर्ज हुआ था एज ए डिस्टिंक्ट नेशन, एक अलग नेशन के रूप में। कैसे, नो लॉन्गर मेयर ओवर से एक्सटेंशन, और बस ये ओवर से एक्सटेंशन नहीं था किस चीज़ का, फ्रैंको लैटिन यूरोप का। What distinguishes this period is an impassioned progressive spirit alien to the medieval mind, और इसमें हम कह सकते हैं कि जो अलग कर रहा था, डिस्टिंग्विश कर रहा था दिस पीरियड बाकी उससे, मेडिवल पीरियड से, तो वो था एन इनपैसेंट प्रोग्रेसिव स्पिरिट, मतलब कह सकते हैं कि
जो प्रोग्रेसिव स्पिरिट थी कि बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो, उसे जो है ना एलियन टू द मेडिवल माइंड, मेडिवल माइंड को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो थॉट्स थे या फिर सोच थी उन्हें पीछे छोड़ रहे थे लोग और एक नई दिशा में कदम बढ़ा रहे थे। और ये विकास था बहुत तेजी से हो रहा था। द एज ऑफ चौसर विटनेस्ड ए ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ थ्री मेडिवल इंस्टीट्यूशंस। द एज ऑफ चौसर, जो चौसर की एज थी, इसने विटनेस किया था, ये गवाह बनी कह सकते हैं, ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द पावर, धीरे धीरे जो डिक्लाइन हुआ था, नष्ट हो रही थी, इन द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द थ्री मेडिवल इंस्टीट्यूशन, जो तीन मेडिवल इंस्टीट्यूशन थे, ठीक है, संस्थाएं थी या कह सकते हैं, उनमें ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो डिक्लाइन हो रही थी, जिसमें था फेडरलिज्म, सिवलरी एंड नाइट एरेंट्री। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इन द एज ऑफ चौसर विटनेस्ड ए ग्रेजुअल डिक्लाइन इन विच फील्ड, तो ये होगा फेडरलिज्म, सिवलरी एंड नाइट एरेंट्री में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और उसके एक्सप्लेनेशन थे जो कि चौसर के एज से रिलेटेड थे, और आज ये चौसर का वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि घटना चक्र का जो है एज ऑफ शेक्सपियर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।